हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रतिबिंब के बारे में। और इसी वीडियो लेक्चर में हम साथ साथ ये भी जानने वाले हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चा पार्टी लोग, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की परिभाषा। तो यहाँ पर जैसा कि हमारी सबसे पहली हेडिंग लग चुकी है प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम बोलते हैं इमेज। अब हम देखते हैं इसकी यहाँ से परिभाषा। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखी गई है। दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु की आकृति दर्पण पर बन जाती है, उसी बनी दर्पण पर आकृति को प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों इस परिभाषा में आपको बताया जा रहा है कि दर्पण के सामने यदि हम कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु की जो आकृति होती है वो दर्पण पर बन जाती है, उसी बनी हुई आकृति को बच्चों हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों अब हम इस परिभाषा को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए एक फिगर यहाँ पर बना हुआ है, उस फिगर के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा जो नीले कलर से बना हुआ है इसको हमने बताया कि हमारा एक समतल दर्पण है। अब बच्चों इसके सामने हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा है। जो हमारी यहाँ पर वस्तु है इसका नाम यहाँ से है मोमबत्ती। आप यहाँ से लिख सकते हैं इस वस्तु का नाम क्या है, यहाँ से मोमबत्ती, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो कैंडल। तो यहाँ से हम लिख देते हैं ये जो हमारी वस्तु है ये मोमबत्ती है। अब बच्चों क्या होता है, इस समतल दर्पण पर इस वस्तु की जो आकृति होती है बन जाती है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया समतल दर्पण, और इस दर्पण के ठीक सामने हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा है जो कि हमारी मोमबत्ती है। अब इस मोमबत्ती की जैसे यहाँ पर क्या होती है वस्तु रखी जाती है, उसी सेम प्रकार से इस दर्पण के अंदर में इसकी आकृति बन रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा मोमबत्ती है। मोमबत्ती जैसे इस दर्पण के ठीक सामने रखा गया है, उसी ठीक प्रकार से क्या होता है इस समतल दर्पण के अंदर में उसकी आकृति बन जाती है। यही जो मोमबत्ती की इस दर्पण के अंदर में आकृति बन रही है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर सारी बातें लिखी गई हैं। ये हमारा हो गया समतल दर्पण और ये हमारा हो गया वस्तु, और इस वस्तु की जो आकृति है वो इस समतल दर्पण के अंदर में बन रही है। ये जो बनी हुई आकृति है बच्चों, इसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। वही बच्चों इसकी परिभाषा में लिखा गया है। अब बच्चों यहाँ से हम आगे स्टडी करते हैं कि प्रतिबिंब हमारे प्रकृति में कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों यहाँ से लिखा गया है कि जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं वो प्रकृति में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जो बच्चों हमारा प्रतिबिंब होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और इसके बाद जो दूसरे प्रकार का हमारा प्रतिबिंब होता है उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो बच्चों यहाँ से हमारी नेक्स्ट रीडिंग लिखी गई है, प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का जो हमारा प्रतिबिंब होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल इमेज। तो यहाँ पर आप साइड में लिख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम बोलते हैं रियल इमेज, और आभासी प्रतिबिंब को इंग्लिश में बच्चों हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से अब क्लियर हो गया होगा कि प्रतिबिंब हमारा क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को यहाँ पर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो चलिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से स्टडी करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा। तो यहाँ पर बच्चों हमारी हेडिंग लग चुकी है वास्तविक प्रतिबिंब। अब हम यहाँ से सबसे पहले स्टडी करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा के बारे में। तो बच्चों यहाँ से हमारा परिभाषा लिखा गया है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर बनी आकृति को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इस वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा में बताया जा रहा है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी
बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु पर बनी आकृति को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों ये तो बात होती है वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा की। अब हम क्या करते हैं, इस वास्तविक प्रतिबिंब को समझने के लिए यहाँ पर आपका एक फिगर बना हुआ है, उस फिगर के माध्यम से स्टडी करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा प्रकृति में किस प्रकार का बनता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक फिगर बना है, तो आप देख रहे हैं जो हमारी ये ग्रीन कलर की लाइन होती है इसे बच्चों हम कहते हैं मुख्य अक्ष, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों यहाँ पर हमारा एक दर्पण रखा गया है, जो हमने यहाँ पर दर्पण लिया है इस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। तो यहाँ पर आप इस दर्पण का नाम भी लिख सकते हैं, इस दर्पण का यहाँ पर नाम है अवतल दर्पण। अब बच्चों जिनको ये जानकारी नहीं है कि दर्पण किस प्रकार से हम पहचान करते हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके अच्छी प्रकार से स्टडी कर सकते हैं कि हमारा अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। इन दोनों दर्पणों के शार्ट ट्रिक के बारे में भी बताया गया है। तो बच्चों अब आप सभी लोगों को यहाँ पर समझ आ गया कि ये हमारा होता है अवतल दर्पण, और इस अवतल दर्पण को हमने एक बिंदु पर रखा है जिस बिंदु का नाम है ध्रुव, और उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पोल। तो बच्चों जिस बिंदु पर यह रखा गया है उस बिंदु को हम यहाँ पर P से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों इस दर्पण के सामने जो सबसे पहला पॉइंट होता है उसका नाम होता है फोकस, उसको हम F से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, तो उसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों इस वक्रता केंद्र के सामने रखा गया हमारा वस्तु जो कि यहाँ पर है AB। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम दर्पण के सामने कोई भी वस्तु को रखते हैं तो हमेशा वो बाएं तरफ यहाँ पर रखा जाता है। चाहे आप लेंस की स्टडी कर रहे हो, चाहे आप दर्पण की स्टडी कर रहे हो, जो भी वस्तु रखी जाती है हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जब हम वस्तु को रखते हैं तो हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। अब बच्चों हमने यहाँ से मान लिया कि एक हमारा वस्तु रखा गया है जो कि हमारा होता है AB, इसको हमने ऊर्ध्वाधर रखा है। अब बच्चों यहाँ से क्या होती है, एक किरण चलती है, तो हमने मान लिया ये हमारी रेड कलर की एक किरण जा रही है। ये जाने के बाद दर्पण पर सबसे पहले यहाँ पर पड़ती है, ये जाने के बाद सबसे पहले इस अवतल दर्पण पर पड़ती है। पड़ने के बाद में ये परावर्तित हो जाती है, तो परावर्तित होने के लिए इसको एक बिंदु की आवश्यकता होती है। तो इसे जो सबसे पहला बिंदु दिखाई पड़ता है वो फोकस होता है, फोकस से होकर के गुजर जाती है। अब बच्चों साथ आपको ये भी जानकारी है कि किसी एक किरण से किसी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें पहले से जानकारी होती है कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हैं तो जैसे जाती है वैसे ही वापस दर्पण से टकराने के बाद लौट आती है, उसमें कोई परावर्तन नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ से जहाँ पर हमारा वस्तु रखा गया था वहां से हमने एक किरण वक्रता केंद्र से होते हुए भेज दिया। ये जैसे जाती है दर्पण पर पड़ती है, और दर्पण पर पड़ने के बाद में ये क्या होती है, टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो दोनों जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पर कि बच्चों क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी रेड वाली किरण है और जो हमारी नीली वाली किरण है ये दोनों एक बिंदु पर काट रही हैं। तो जहां पर दोनों मिल रही हैं वहीं पर क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब बच्चों इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर वस्तु को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर रखा था, तो इसकी जो प्रतिबिंब बन रही है वो कुछ इस प्रकार से बन रही है। बच्चों हमने वस्तु को इस तरीके से रखा था तो उसकी प्रतिबिंब यहाँ पर उल्टी बन रही है। तो साथ साथ आपको ये भी जानकारी हो रही है कि अगर यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब कहीं पर बनता है तो प्रकृति में उल्टा बनता है। तो वही बच्चों बात यहाँ पर नोट में करके लिखा गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकृति में उल्टा प्रतिबिंब बनाता है या बनता है। ऐसे आप लिख लीजिए यहाँ पर बनता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है। अब बच्चों इसके बाद हम यहाँ पर स्टडी करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्पेस करके और स्टडी करेंगे आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो बच्चों अब हम यहाँ से स्टडी करने वाले हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। अगर आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस वाले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम या समस्या हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब हम यहाँ से आगे स्टडी करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा। तो बच्चों यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलते हुए प्रतीत होती हैं, तो ऐसी बनी आकृति को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों इस परिभाषा में आपको बताया जा रहा है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ने के बाद में परावर्तित होती हैं, परावर्तित होने के बाद में
ये किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, मिलते हुए प्रतीत होती हैं, तो ऐसी बनी आकृति को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर हम एक फिगर के माध्यम से स्टडी करने वाले हैं, और इस फिगर के माध्यम से हम साथ साथ ये भी स्टडी करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब जो हमारी होती है ये प्रकृति में किस प्रकार से बनती है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर अपने फिगर के बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारी एक ग्रीन कलर की रेखा है, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसे हम बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों जो सारा काम होता है वो इसी अक्ष पर हमारा होता है। तो इस अक्ष पर हमारा एक दर्पण रखा गया है। इस दर्पण के बारे में आप भली बात जानते हो। ये जो हमारा दर्पण रखा गया है इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण, और ये हमारा ध्रुव पर रखा गया। ध्रुव को बच्चों हम यहाँ पर P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में हम बोलते हैं पोल। इसके बाद बच्चों जो दर्पण के आगे हमारा पहला बिंदु होता है उसे हम कहते हैं फोकस, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट होता है उसे हम यहाँ से बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सभी जनरल पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर क्या करते हैं, आभासी प्रतिबिंब की गणना करते हैं कि प्रकृति में आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर फोकस और ध्रुव के मध्य में एक वस्तु रखते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि फोकस और ध्रुव के बीच में एक हमारा वस्तु रखा गया जो कि हमारा AB है। अब बच्चों यहाँ से क्या होता है, इस वस्तु से हमारी एक किरण जाती है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर, या आप कह सकते हो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एक हमारी रेड कलर की लाइन जा रही है इस तरीके से, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। जैसे बच्चों ये जाने वाली किरण इस दर्पण पर पड़ती है, पढ़ने के बाद में आपको पता है कि अगर कोई भी किरण दर्पण पर पड़ रही है तो उसका परावर्तन होगा। तो ये परावर्तित हो करके इसके सामने, दर्पण के सामने जो पॉइंट दिखाई पड़ता है उससे ये गुजर जाती है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे परावर्तित होती है फोकस से होकर के इस तरीके से गुजर जाती है। तो इस किरण को हम क्या करते हैं, डैश डैश करके पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इसके बाद बच्चों आप सभी लोगों को साथ साथ ये भी पता है कि कभी भी एक किरण से कोई प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक दूसरी किरण भेजते हैं। तो दूसरी किरण बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, उसको वक्रता केंद्र से भेजते हैं। तो वक्रता केंद्र से आपको दिख रहा है नीली कलर की हमारी यहाँ पर किरण जा रही है, और ये यहाँ पर जैसे दर्पण पर पड़ती है उसके बाद क्या होता है, ये परावर्तित होती है। तो बच्चों आप सभी लोगों को ये भी यहाँ पर पता है कि जब भी कोई भी किरण यहाँ पर वक्रता केंद्र से चलती है तो वो जैसे जाती है वैसे ही दर्पण पर पड़ जाती है, और पड़ने के बाद में उसी मार्ग से वो वापस लौट आती है। क्योंकि आप सभी लोगों को साथ साथ ये भी जानकारी है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें कभी भी परावर्तित नहीं होती हैं, वो जिस रास्ते से जाती हैं उसी रास्ते से वापस चली जाती हैं। तो बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, इस वक्रता केंद्र से भेजी गई किरण को हम डैश डैश करके यहाँ पर पीछे बढ़ाते हैं। तो जहां पर नीली वाली और रेड वाली दोनों किरणें आपस में मिलती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। अब बच्चों आप साथ साथ यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर वस्तु रखा गया था, यहाँ पर वस्तु हमारा सीधा रखा गया जो कि A और B है। तो जहां पर दोनों किरणें आपस में मिल रही, नीली वाली और रेड वाली, वहीं पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमारा वस्तु रखा गया है वैसे ही बिल्कुल सेम हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस प्रतिबिंब को यहाँ से हम दिखाते हैं A डैश और B डैश से। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जैसा यहाँ पर हमारा वस्तु रखा गया था वैसा ही इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन जा रहा है। तो ऐसी बनी आकृति को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा कि जो इस बिंदु पर या यहाँ पर जो हमारी प्रतिबिंब बन रही है, इस बनी हुई प्रतिबिंब को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ से आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ से नीचे लिख देंगे बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर वही बात एक नोट पॉइंट बना करके लिखी गई है कि आभासी प्रतिबिंब प्रकृति में सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जैसे हमने यहाँ पर वस्तु रखा था उसी प्रकार से क्या होती है, यहाँ पर इसकी प्रतिबिंब बन जाती है, और वस्तु से क्या होती है, बड़ी प्रतिबिंब बनती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के बारे में अच्छी प्रकार से स्टडी हो गई होगी। अगर आप सभी लोगों को इन सभी टॉपिकों में कोई भी समस्या या कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए। अब बच्चों इसके बाद आने वाले अगले वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे दर्पण, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे समतल दर्पण, और उसके बाद बच्चों हम स्टडी करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो प्यारे बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप सभी लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं, और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।